सुनो काका, बहुत दिन हो गए हैं। कर्ज की तारीख बहुत नज़दीक है। सेठ साहब ने हमें तुम्हारे पास कर्ज लेने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारा कर्ज बहुत जल्दी लौटा दूंगा। सेठ साहब को कुछ और दिन सब्र कर जाए। मेरे पास जैसे ही पैसे आते हैं मैं तुम्हें दे दूंगा। सुनो काका, ये तुम्हारा हर बार का बहाना है, तो हमारे साथ चलो और सेठ साहब को खुद ही बता देना। तुम हर दफ़ा ऐसे ही करते हो, हमारे साथ चलो। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ सेठ साहब के पास और उन्हें खुद ही बताता हूँ कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब होगे तो मैं सेठ साहब को दे दूँगा। सुनो काका, तुम्हारे पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, वरना हमें दोबारा तुम्हारे पास आना पड़ेगा। इतनी ही देर में काका की बेटी राधिका भी घर वापस आ गई। बाबूजी, आपके माथे पर यूँ पसीना क्यों टपक रहा है? खैरियत तो है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बेटी राधिका, तुम जानती तो हो कर्ज की तारीख बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है और सेठ ने मुझे बुलाया है। सेठ ने कहा है कि 10 बजे तक अपना कर्ज अदा कर दो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बाबूजी, आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। आप घर पर बैठे, मैं सेठ साहब के पास जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि अभी हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। बेटा राधिका, सेठ एक लालची इंसान है। मुझे लगता है कि जो हमने कर्ज लिया है अपनी ज़मीन बेचकर उसका कर्ज अदा करना होगा। बाबूजी, मुझे एक बार सिर्फ सेठ साहब के पास जाने दो दें, देखते हैं सेठ साहब क्या कहता है कर्ज के बारे में। राधिका अकेली ही घर से सेठ को मिलने के लिए निकल पड़ी और सेठ से दरख्वास्त करने के लिए कि कर्ज की अदायगी भी हम नहीं कर सकते। और राधिका सेठ के घर पहुंच गई। आओ राधिका आओ, मुझे पता था तुम ही आओगे। उस बूढ़े को नहीं भेजोगे तुम, क्योंकि वो बूढ़ा अब चलने फिरने के काबिल तो रहा नहीं बिल्कुल भी। सेठ साहब, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि आपका कर्ज हम अभी नहीं दे सकते। मेहरबानी करके हमें कुछ दिन की और मोहलत दी जाए। मुझे अपना कर्ज वापस चाहिए। अब मैं तुमको एक दिन की भी मोहलत नहीं दे सकता। मेरा कर्ज जल्दी वापस देखो, वरना मेरी शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। सेठ साहब, मेरा बाप बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, अब वो कमाने के लायक नहीं रहा। हमारे पास सिर्फ ज़मीन का एक ही टुकड़ा है, वो भी आप तुम्हें दे दें। बिल्कुल, या तो वो ज़मीन मेरे नाम करो या फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। राधिका सेठ से मिलकर अपने घर वापस आ गई। बेटा राधिका, क्या कहा सेठ ने? क्या वो कर्ज की अदायगी लेट के लिए मान गए? बाबूजी, सेठ एक गंदी नीयत का इंसान है। उसकी नज़र हमारी ज़मीन पर है। वो कहता है या तो ज़मीन का टुकड़ा मुझे दो, वरना तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मुझे लगता है अब ज़मीन का टुकड़ा बेचना ही पड़ेगा, वरना वो तुमसे शादी के लिए ज़िद करेगा। लेकिन मैं उस बूढ़े के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। बाबूजी, अब हम दोनों को मिलकर काम करना होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा इकट्ठा करना होगा और सेठ का कर्ज उतारना होगा, वरना ये हमें यूं ही तंग करता रहेगा। राधिका का पिता भी इस उम्र में नौकरी तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा, ताकि वो मेहनत करके सेठ का पैसा उतार सके और सेठ की गंदी नीयत से बच सके। राधिका भी सेठ की गंदी नज़र से बचने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगी, ताकि मेहनत करके पैसे जमा कर सके और सेठ का कर्ज उतार सके, वरना उसको सेठ के साथ शादी करनी पड़ेगी। राधिका का पिताजी भी काम की तलाश में चलते हुए खेतों में पहुंच गया। सेठ साहब, मुझे यहाँ पर नौकरी मिलेगी आपके पास? मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम्हें इस उम्र में क्या मजबूरी आ गई है जो तुम इस उम्र में नौकरी करने के लिए घर से निकल पड़े हो? तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम बूढ़े हो चुके हो। मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने एक सेठ का कर्ज देना है। उस सेठ की नज़र मेरी एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर है। अगर मैंने उसका कर्ज अदा नहीं किया तो वो मेरी बेटी से ज़बरदस्त शादी करेगा। कहीं तुम नौकरी हासिल करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? किस गांव से आए हो? कौन है वो सेठ? मुझे उस सेठ का नाम बताओ और पता बताओ। मैं भला इस उम्र में झूठ बोलकर क्या करूँगा? मैं सुल्तान नगर गांव से आया हूँ, बेशक पता कर लें। डैडी, आप मुझे आज परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? बेटा, मैं आज एक शख्स से मिला था जिसकी आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो बूढ़ापे की हालत में काम मांगने के लिए आया था। कोई सेठ कर्ज के बदले में या तो ज़मीन का टुकड़ा या तो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है।
डैडी, अगर आपको उस शख्स की आंखों में सच्चाई नज़र आती है तो आपको ज़रूर उस शख्स की मदद करनी चाहिए। क्यों ना कि हमारे पास जो पैसा है उसमें गरीबों का भी बहुत ज़्यादा हक होता है। बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं आज ही उसके गांव सुल्तान नगर जाता हूं और पता करता हूं क्या उसके साथ वाकई ये मसला चल रहा है। डैडी, आपको ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि उस सेठ की गंदी नज़र ज़मीन के टुकड़े और उसकी बेटी को खा जाए। ये सेठ ऐसे ही होते हैं, ज़मीन के लालची और भूखे। बेटा, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत फ़ख्र हुआ। ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसे लोगों की खिदमत करना। वो नेक इंसान सुल्तान नगर पहुंचने के बाद सेठ के घर पहुंच गया। कौन हो तुम? किस गांव से आए हो? हुलिये से तो लगता है जैसे कोई अमीर शख्स हो। मुझसे मिलने के लिए आए हो? क्या काम है मुझसे? तुम ही जालिम सेठ धनिया राम हो, जो गरीबों को कर्ज देकर उनको नाजायज तंग करता है, उनकी दुकानों पे और ज़मीनों पे कब्जा करता है। तुम जो भी हो, तुम मेरे घर में आके मुझे ही बेइज्जत कर रहे हो। शायद तुम मुझे जानते नहीं। ये मेरे बंदे देख रहे हो, बहुत ख़तरनाक हैं दोनों। इज्जत उसकी की जाती है जिसकी कोई माशरे में इज्जत हो। खैर, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें काका के कितने पैसे लेने हैं? मैं काका का सारा कर्ज उधार चुकाने आया हूँ आज तुमको। तुम कौन हो? तुम काका के रिश्ते में क्या लगते हो जो काका का इतना सारा कर्ज तुम उतार रहे हो? खैर, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं कागज दे दूंगा। इस बैग में कर्ज की सारी रकम है। तुम काका और उसकी लड़की से हमेशा के लिए दूर रहना। अब नेक आदमी काका का कर्ज उतारने के बाद काका से मिलने आया। तुम तो कल वाले सेठ हो। क्या तुमने मेरे लिए कोई नौकरी का इंतजाम कर लिया है? आज से तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम घर में बैठकर आराम करो। तुमने सेठ से जितना कर्ज लिया था, मैंने सारा कर्ज वापस कर दिया है। अब तुम सिर्फ घर में आराम करो। मुझे यकीन नहीं आता कि आज के दौर में भी आप जैसे नेक इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम्हें अपनी ज़मीन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़मीन से जो भी फसल होगी उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढो और उसकी शादी कर दो। अब कर्ज लेने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं। शेर साहब, ये एहसान मैं आपका अपनी सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकूंगा। जो एहसान आपने इस बुढ़ापे में मेरे ऊपर किया है, ऊपर वाला आपको लंबी ज़िंदगी देगा।